Hello everyone, welcome to our new video सम्राट एसएसटी क्लासेस में। ये हम सभी का एसएसटी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एसएसटी और एसएसटी में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में चैप्टर की शुरुआत से लेकर और इटली और जर्मनी के एकीकरण का जब मार्ग प्रशस्त हुआ, उन सभी को हम लोग ने लाइन बे लाइन अच्छे से पढ़ लिया है और उसके आगे वाली लाइनों को हम लोग इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आप सभी के पास अगर क्लास 10 का एसएसटी का और एसएसटी मतलब इसमें हिस्ट्री का अगर बुक होगा तो अपने सामने ले लीजिएगा और जहाँ से ये लाइन स्टार्ट है और जहाँ से पिछले वाले वीडियो में लाइन स्टार्ट थी उसको आप लोग लाइन पे लाइन हमारे साथ पढ़ते रहिएगा और जो भी लाइन इम्पोर्टेंट लगे आप लोग उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को फिर से दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग को पहले की नजर में यानी फर्स्ट जैसे एक लाइन अंडरलाइन हुआ होता है उस पर हम लोग का ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है और वो बातें हम लोग के माइंड में रिकॉल होती जाती है जिसके कारण वो पॉइंट हमें याद हो जाता है। तो इस तरह से एसएसटी को समझने में हमें वो लाइन हेल्प करती है। ठीक है, तो ये एसएसटी के अंदर इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग नेपोलियन के बारे में, दुर्गो राजवंश के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई थी और 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में और 1789 में हुई थी और इस क्रांति को हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना था और इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा लेकिन कुछ भूल गए होंगे। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दिलाते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति था क्या। फ्रांसीसी क्रांति 1789 मतलब 1789 ईस्वी को फ्रांस में हुई थी और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। लुई 16 जो था फ्रांस के फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक था और लुई 16वां जो है एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है नीर और अंकुश। नीर अंकुश, नीर मतलब बिना और अंकुश मतलब बिना रोक टोक के, यानी उस पर कोई अंकुश नहीं था। जो उसका मन था, जो उसके मन में आता था वही अपने जनता को करता था, अपने मन का मालिक था। उसे अपनी प्रजा की सुख दुख, मेरी जनता कैसी है, उनकी स्थितियाँ कैसी है, जनता में क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे सुलझाया जाए, उससे उसको कुछ मतलब नहीं था। उसे 20-21 साल की उम्र में फ्रांस का राजा बना दिया गया पुरातन व्यवस्था के चलते और उसी के दिन से वो राजा बन गया। उसमें राजा बनने की एक भी योग्यता नहीं थी लेकिन ये नियम था कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। तो इसीलिए लुई 16वां फ्रांस का राजा बना लेकिन उसे राजशाही और राज व्यवस्था से कुछ मतलब नहीं था। उसे अपने जनता से कोई लेना देना नहीं था, निरंकुश था। और इसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है मेरी एंटोनिया। वो भी एकदम खर्चीली महिला थी। उसे अपने मेकअप कपड़े से फुर्सत नहीं मिलता था। उसे हर पार्टी में कहीं भी फंक्शन होगा तो उसे नए नए कपड़े चाहिए थे जिसकी मांग को पूरी करते करते और अपनी ऐसे आराम को एकदम जारी रखते हुए लुई 16वां ने अपनी फ्रांस की यानी अपने ही देश की जो भी आर्थिक व्यवस्था से पूरा बिगाड़ जितना भी राज घराने में खजाना था उन सभी खजानों को उसने अपने शौक को पूरा करने में खत्म करने लगा। जब उसको लगा कि फ्रांस का राज घराना जो है खत्म होने वाला है तो उसने अपनी ही जनता पर, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया था, पहला पादरी और दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा जो है मजदूर किसान जिसमें आम इंसान आ सकते हैं, उसको समझा जा सकता है। पहला जो पादरी वर्ग मतलब जो मस्जिदों मंदिरों में जो पूजा पाठ कराते हैं, चर्च कराते हैं, तो उनको
पादरी लोग, जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग के मंदिरों में जो पंडित का काम होता है उसी तरह से चर्च में पादरी लोग का काम होता है। तो उनको सर्वमान्य अधिकार प्राप्त था, उनसे कोई टैक्स नहीं लेता था, उनसे कोई कर नहीं लेता था। और सेकेंड पे थे जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे भी कर नहीं ले रहा था। और इस राज्य का जितना भी कर है उन सभी को सबसे मजदूर किसान, जो सबसे अंतिम वाले जो वर्ग के लोग हैं, मजदूर किसान जो मेहनत करके अपने जीविका पार्जन करते हैं, उन पर थोप दिया गया। और पूरी राज्य की कर उन्हीं की सहायता से और उन्हीं के द्वारा लिया जाता था। अगर वो कर ना दे तो उन्हें दंड भी दिया जाता था, जिससे परेशान होकर वहां की जनता ने फ्रांस में विद्रोह कर दिया, जो फ्रांसीसी क्रांति का रूप ले लिया। और यही फ्रांसीसी क्रांति हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना था। और इसी फ्रांसीसी क्रांति की देन से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और यही राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल गई, जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की जागृति हुई। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर के पार्ट 2 को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और एक बार फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप लोग के पास बुक है इतिहास का तो आप लोग अपने सामने बुक को निकालिए और हमारे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए, ठीक है। इससे पहले वाली लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण के लिए नेपोलियन ने जर्मनी और इटली को भौगोलिक परिधि से अलग रखा और वहां पर कुछ विशेष नियम कानून बनाया, जिससे इटली और जर्मनी को समृद्ध किया जा सके। और इस नेपोलियन की नीतियों के कारण जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे कि जर्मनी और इटली को भौगोलिक परिधि से बाहर रखा गया, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हुआ। चलिए आगे। जिससे जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसे जर्मनी और इटली के भौगोलिक परिधि से बाहर रखा गया था और उस पर नेपोलियन ने नीतियों बनाया था। उस नीतियों के बाद जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका अगर जर्मनी और इटली को भौगोलिक परिधि से बाहर नहीं रखा गया होता तो शायद जर्मनी और इटली में एकीकरण का मार्ग इतना जल्दी प्रशस्त नहीं होता, क्योंकि ये भावना जगी थी। तो भावना आगे चलकर यहाँ पर भी आती थी, जितनी शीघ्रता से जर्मनी और इटली पर ध्यान दिया गया शायद इतना नहीं हो पाता। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। दूसरी तरफ पहली तरफ क्या मतलब, पहली तरफ कहने का मतलब कि इटली और जर्मनी में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण, नेपोलियन ने जो नीति मतलब नियम कानून जो बनाया था, उसके कारण फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव है, फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को फ्रांसीसी प्रभुत्व कहते हैं और उसके आधिपत्य यानी फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो भी अधिकार प्राप्त हुए उसका आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति को विक्षोभ भी जगा। इसका मतलब यह है कि जो भी दूसरी तरफ नेपोलियन ने नीतियां और कानून बनाया था, उसका जो देन है कि यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ की जगह देशभक्ति की एक भावना जगी कि नहीं, फ्रांस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस जब जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। यानी यूरोप एक महादेश है जिसका देश है फ्रांस, और फ्रांस ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस का हर एक कार्य का प्रभाव यूरोप में पड़ता है, ठीक है। नेपोलियन के पतन के बाद, इसके बाद नेपोलियन का पतन हो जाता है, नेपोलियन का प्रभाव कम होने लगता है और नेपोलियन का जो प्रभाव है नाम मात्र का रहता है। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां, नेपोलियन का जब पतन हुआ तो उसके बाद यूरोप में जो भी शक्ति विजय हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी वियना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी है, तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1850, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1850
इसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन एकत्रित हुआ, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब वियना सम्मेलन में जो भी देश भाग लेंगे, जो देश वियना सम्मेलन में भाग लेंगे, उन सभी देशों को हम आगे समझेंगे कौन कौन सा देश है जो वियना सम्मेलन में भाग लेगा। लेकिन वियना सम्मेलन जब हुआ उन सभी का उद्देश्य यही था कि पुनर्व्यवस्था को स्थापित किया जाए। जैसे पहले व्यवस्था थी उसको फिर से यूरोप में लाया जाए, जिसके लिए 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन किया गया था, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनायक मतलब जो वहाँ के जो राज है और राज के जो हीरो हैं वो उनको बोला जाता है राजनायक। राज के अपने राज्य के जो भी सही विचार हैं उनको दूसरे के प्रति और अपने राज्य को सही भागों में लेने के लिए जो भी कदम होते हैं वहाँ के राजनयिक कहलाते हैं। राजनयिक इस बात को देख सन 1815 ईस्वी की वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो सन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन को हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सन 1815 ईस्वी की वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सन 1815 ईस्वी की वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी थे। क्वेश्चन आया है कि जो ऑस्ट्रिया का, इसमें 2-3 क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे और मेटरनिक जो थे वो घोर प्रतिक्रियावादी थे। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है कि अगर उनको कुछ बोले या कोई कार्य हो, कोई नीति हो तो उसका तुरंत जवाब देते हैं। तुरंत, जैसे अगर कोई नीति हुआ, कोई देश आक्रमण किया, तुरंत उसका जवाब दिया, उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। जैसी क्रिया हुई उसी के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, इसीलिए ये घोर प्रतिक्रियावादी, एक बड़े प्रतिक्रियावादी थे। कौन प्रतिक्रियावादी थे? मेटरनिक थे। इस सम्मेलन मतलब वियना सम्मेलन, इस सम्मेलन का अर्थ यहाँ पर वियना सम्मेलन है। वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये क्वेश्चन आया है कि वियना सम्मेलन में कौन कौन देश भाग लिए थे। तो वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने जब युद्ध किया था तो नेपोलियन की युद्धों ने समाप्त कर दिया था। यानी वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की। जब वियना सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन्हें यूरोपीय शक्तियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने यूरोप में होने वाले राष्ट्रवाद में पहल किया था, जो पहल उन्होंने वियना सम्मेलन के द्वारा किया था। इसलिए यहाँ पर इन्हें यूरोपीय शक्तियों के नाम से जाना गया है और जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करें। वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि यूरोप में शांति व्यवस्था का स्थापना हो, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। जैसे जैसे नेपोलियन का युद्ध हुआ, अगर किसी भी देश पर राष्ट्र होगा, किसी भी देश या राष्ट्र पर अगर
क्रांति हुई थी जिसके कारण सबसे पहले यूरोप में फ्रांस जो देश है वो गणतंत्र और जनतंत्र हुआ था। जो गणतंत्र और प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की ही देन थी, यानी फ्रांस की क्रांति की ही देन थी कि यूरोप में प्रजातंत्र और गणतंत्र की स्थापना करने की भावना की गई। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था का मतलब होता है पुरानी व्यवस्था, जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था को हम लोग पुरातन व्यवस्था कहते हैं। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यानी जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उन्हीं व्यवस्थाओं को स्थापित करना, पुनर्स्थापना कर मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। यह मेटरनिक का उद्देश्य था कि जो भी परिवर्तन हो रहा हो परिवर्तन ना हो और जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था आगे भी चले, और यही मेटरनिक का उद्देश्य था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक का चांसलर प्रधानमंत्री होता है, और नेपोलियन ने ही ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को बना दिया, क्योंकि कोई भी गतिविधि होती है वो प्रधानमंत्री के देखरेख में होती है। उसका बुरा प्रभाव और अच्छा प्रभाव दोनों का ही परिणाम प्रधानमंत्री को माना जाता है। इसलिए नेपोलियन ने खुद को बचाने के लिए ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को बना दिया था। और तब वियना सम्मेलन के माध्यम से जो 1815 में सम्मेलन हुआ था उसे वियना सम्मेलन कहा जाता है, और वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। और वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन की जो भी गतिविधियां थी, नेपोलियन की जो भी नीतियां थी, उसका धीरे धीरे खात्मा होने लगा, नेपोलियन का अंत होने लगा, और उसी के साथ मेटरनिक युग का शुरुआत होने लगा। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसे विभाजित किया था इटली पर, क्योंकि इटली पर मेटरनिक युग शुरुआत हो गया है, तो इटली पर मेटरनिक ने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए कई राज्यों में विभाजित कर दिया, जिससे इटली में जो भी गतिविधियां हो रही है, इटली की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिणाम है उसकी जनता के ऊपर, क्या सही है क्या गलत, इन सभी को जानने के लिए उसने इटली को विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स प्रदेश है जहाँ बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनैंड को दे दिया। और इटली में दो प्रदेश है, सिसिली और नेपल्स, इसको मेटरनिक ने बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनैंड, बुर्बो वंश के जो सम्राट था, जो राजा था फर्डिनैंड था, और उसने बुर्बो वंश के जो सम्राट थे फर्डिनैंड, उसको नेपल्स और सिसिली प्रदेश को दे दिया। इटली का अगर अलग अलग किया तब जाकर नेपल्स और सिसिली को बुर्बो वंश के सम्राट ने बुर्बो वंश के अंतर्गत दे दिया। क्यों दिया और आगे क्या होगा बुर्बो वंश के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और बुर्बो कौन थे और कहाँ से आए थे, उन्होंने राष्ट्रवाद में कौन सी अपनी योग्यता का अहम योगदान दिया है, ये सभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और इसके आगे वाले पार्ट को भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक आप सभी लोग जुड़े रहिए हम लोग के चैनल के साथ, सम्राट SST क्लासेस। थैंक यू।